अच्छा जी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने पिछली क्लास में जो स्टार्टिंग की थी वो हमने की थी फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। यू गाइस कैन सी इन द चैप्टर नंबर 4। ये है सॉफ्टवेयर का चैप्टर। 3 जो था वो हार्डवेयर का था। सॉफ्टवेयर की टर्म इस्तेमाल करते हैं हम कोई भी ऐसी चीज़ जो हार्डवेयर को चलाती है। एग्जाम्पल मैंने दी थी, हार्डवेयर हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को हमारी रूह चलाती है। इसी तरह कंप्यूटर, जो लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, आईपैड, ये सब के सब एक हार्डवेयर है। इनको हम छू सकते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस है। इनको चलाने के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रोग्राम इनको चलाता है, उस प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि सॉफ्टवेयर इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। वो सॉफ्टवेयर किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है और वो कोई परफॉर्म करता है फंक्शन। अब आप देख सकते हो ये डायग्राम है कि सबसे पहले हार्डवेयर होना चाहिए, उस हार्डवेयर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर होगा, तभी वो स्टार्ट करेगा। सॉफ्टवेयर रिलेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। यहाँ सॉफ्टवेयर मेन चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी आप उसके ऊपर बाकी सॉफ्टवेयर चला सकते हो। मेरे पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप को मैं ऑन करता हूँ तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो उसके ऊपर मैं एप्लीकेशन चला सकता हूँ, जैसे जूम हो गया, फॉक्सटेट हो गया, जो मैं अभी आपके पास सामने चला के दिखा रहा हूँ। हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो वो तो चैप्टर 3 था। सॉफ्टवेयर में दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, नंबर 1 सिस्टम, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जो खास काम के लिए इस्तेमाल होता है, डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जैसे स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इंटरनेट ब्राउजर। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अपने अपने खास काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है, जैसे विंडोज, लिनक्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं, ये उस वक्त आते हैं जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम, बैकअप प्रोग्राम, ये सब चीज़ें। डिवाइस ड्राइवर की बात करें तो डिवाइस ड्राइवर, प्रिंटर, स्कैनर, जो भी हम हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं उसका कोई ना कोई डिवाइस ड्राइवर हमें चाहिए होता है। हमने उसके बाद बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट्स को डिस्कस किया था। वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस चुके थे। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ दिस, रादर आई विल प्रेफर टू गो विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड रोल एंड बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसी चैप्टर का दूसरा सब टॉपिक है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारी रूह की तरह होता है, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब हमारी रूह है तो हमारी बॉडी है, तो हमारे पास एक चीज होती है दैट वी कॉल्ड एज ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस से मुराद ये है कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हो तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही हार्डवेयर जो है उससे कम्युनिकेट करते हो। मतलब एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन में आप जब एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हो तो आप एटीएम मशीन में जाते हो तो एटीएम मशीन तो एक हार्डवेयर है। तो आप उस एटीएम मशीन से कम्युनिकेट कैसे करते हो? आप करते हो थ्रू इंटरफेस। हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं इंटरफेस, आप नॉर्मल गाड़ियों में भी देखते हो जो एलईडीज लगी होती हैं, तो हम उन सब चीज़ों को कहते हैं कि यार ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है कि इंटरफेस हम कोई भी स्क्रीन कह सकते हैं, कोई भी मीडियम कह सकते हैं जिसके जरिए दो एंटिटीज आपस में कम्युनिकेट करें। तो हम एटीएम मशीन से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? हम करते हैं एटीएम मशीन से कम्युनिकेट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए। जैसे हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, ये कंप्यूटर से डाटा, कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं और कंप्यूटर से डाटा ले सकते हैं। किन किन जरिए से हम डाटा, हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बताओ? टच के जरिए, वेरी नाइस। टाइप के जरिए, वेरी नाइस। अभी मैं जैसे कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ? वॉइस के जरिए, वेरी नाइस। माइक्रोफोन के जरिए, माउस के जरिए, उसको हम कह सकते हैं पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन। तो बहुत अच्छे जवाब दिया आप लोगों ने। हम कंप्यूटर से थ्रू द कीबोर्ड, कीबोर्ड के जरिए हम इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हो तो कीबोर्ड या कीपैड के जरिए आप पिन डालते हो। आप माइक्रोफोन के जरिए भी अपना पासवर्ड डाल सकते हो थ्रू वॉइस, यानी आप कंप्यूटर से वॉइस के जरिए भी बात कर सकते हो, ठीक है। और स्पीकर से तो हमें जवाब मिलता है। लाइक हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? हमारे सामने एक स्क्रीन होती है, तो एक जवाब ये भी आया था ना कि सर हम टच स्क्रीन के जरिए करते हैं। यस, दैट वी कैन डू। हम टच स्क्रीन के जरिए भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं।
ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस इज वन ऑफ द टास्क कैरिड आउट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर मैं आपको साथ साथ नोट्स के अंदर सिलेबस चेक देता रहता हूँ कि डिस्क्राइब द रोल एंड बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है, हमारी रूह क्या क्या काम कर सकती है। हमारी रूह होते हुए हम फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, हमें पता होता है हमारी चीजें कहाँ रखी हुई हैं, हमारे अंदर रूह है तभी हम ये काम कर सकते हैं। इंटरप्ट हैंडलिंग, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ अचानक से कोई कॉल आ जाती है, कोई गेट पे आ जाता है, तो इसका मतलब ये कि मैं पढ़ाते पढ़ाते रुक जाऊंगा। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंटरप्ट हैंडल भी करने के लिए सिखाता है, या इसका एक फंक्शन होता है कि ये हमें इंटरप्ट हैंडल करना सिखाता है। जैसे इंटरप्ट आएगा तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा मुझे 2 मिनट दो, मैं इंटरप्ट जो भी आया है उसको सुनूंगा, उसको प्रोसेस करूंगा और वापस मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। तो दिस इज व्हाट आवर ऑपरेटिंग सिस्टम डज, दैट इज अवर सोल। प्रोवाइडिंग इंटरफेस, रूह होती है तो इंसान बात करता है, इंसान के एक्सप्रेशंस आते हैं, इंसान की आवाज निकलती है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटरफेस देता है। आपने देखा होगा आपको एंड्रॉइड का इंटरफेस अलग लगा होगा, जो लोग एंड्रॉइड की मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं उनको ग्राफिक्स एंड्रॉइड में कुछ मुख्तलिफ नज़र आई होंगी। और जो लोग ये आईफोन के हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं, आईफोन इस्तेमाल करते हैं, उनको इंटरफेस डिफरेंट नज़र आया होगा। मानते हो ना इस बात को? आप विंडोज देखते हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उसका एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है, उसके अंदर आइकन्स ये वो सब चीज़ें मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर आप आ जाते हो लेट्स सपोज लिनक्स में, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका इंटरफेस डिफरेंट होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये भी होता है कि वो यूजर को इंटरफेस दे। इंटरफेस का मतलब ये है कि यूजर जो है जब कम्युनिकेट करे तो वो किन किन आइकन्स के जरिए कर सकता है, वो आइकन्स वो कलर्स वो डिफरेंट चीजें हो सकती। मैनेजिंग द पेरिफेरल डिवाइसेस, हमारी बॉडी के साथ हाथ पांव जुड़े हुए हैं, इसी तरह तुम्हारे कंप्यूटर के साथ क्या कौन कौन जुड़ा हुआ है। पेरिफेरल डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं तो पेरिफेरल डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस हम तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बोलते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं। पेरिफेरल्स आर पेरिफेरल्स, पेरी पेरी नहीं, पेरिफेरल्स। ठीक है। द क्लाउन इमोजी इज अ डिफरेंट इन बोथ iOS एंड एंड्रॉइड, हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास इस तरह बहुत सारे डिफरेंट इंटरफेस हो सकते हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो मैनेजिंग पेरिफेरल एंड डिवाइसेस इज द टास्क कैरिड आउट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेजिंग मेमोरी, मैनेजिंग मेमोरी का मतलब यह है कि अभी आपसे अगर कोई 1 घंटे पहले कहता कि आप लोगों की क्लास है 4 से लेकर 5, वो कोई और होता तो आप कहते नहीं यार मैं क्लास नहीं इसलिए ले सकता कि मेरी सर वकार के साथ क्लास है। दिस इज व्हाट योर ऑपरेटिंग सिस्टम डज, कि वो आपकी मेमोरी को भी मैनेज करता है। मैनेजिंग मल्टीटास्किंग, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग करता है। जैसे आप कुछ डाउनलोड पे लगा दो और साथ साथ कोई नोट्स खोल के बैठ जाओ, सही है, तो कोई डाउनलोडिंग भी हो रही है, नोट्स खोल के बैठ गए, पीछे आपने लेट सपोज कोई वो लगा दी, कोई ऑडियो प्ले कर दी। ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग भी करता है, एक साथ एक वक्त में कई टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन से मुराद है कि आपका जो विंडोज है वो अलाउ करता है आप उसके ऊपर कोई भी प्रोग्राम चला लो। कोई भी प्रोग्राम चलाने से मुराद है कि अगर आपको वीडियो प्ले करनी है तो आप वीएलसी प्लेयर चला दो, आपको कोई काम करना है तो आप एमएस वर्ड उसके ऊपर चला दो, आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो एमएस एक्सेल चला दो, आपको कोई फाइल रीड करनी है तो फॉक्सटेल रीडर चला दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तब ही आप उसके ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस चला सकते हो। प्रोवाइडिंग सिस्टम सिक्योरिटी, आप लोग जब कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो आपसे पूछता है कि दिस सॉफ्टवेयर ट्राइज टू मेक चेंजेस टू योर सिस्टम, डू यू अलाउ दैट। आपने देखा होगा अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना शुरू करते हो तो वो आपसे पूछता है। तो इसका मतलब होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिस्टम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि अगर कोई आपके सिस्टम में चेंजेस करने की कोशिश करता है तो आपके सामने डेफिनेटली एक विंडो आएगी जो कहेगी कि हाँ भाई आप अलाउ करते हो इन सिस्टम चेंजेस को। और साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा आपके लैपटॉप में एक से ज़्यादा अकाउंट भी क्रिएट हो सकते हैं। अगर एक लैपटॉप को एक सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले 2-3 लोग होते हैं तो वो फिर अपने अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं ताकि वो स्मूथली अपने अपने काम कर सके। बच्चों, यहाँ तक की सारी बातें सही समझ में आ रही हैं? हाँ बिलाल, मेमोरी जो है वो रैम एंड राम होती है। जल्दी से बताओ कौन कौन जाग रहा है। आरिस जाग रहे हो? अहमद अली, अली गोहर, अलीना, अलीशा, अरमीन, अतीब, बिलाल, बुशरा, दानिया, हमजा, हमजा सिद्दीकी, कबीर, माहीन, मनाल, मीरब, और कौन है भाई, अनस, फरहाम, उस्मान, साहिस्ता, गनी, मुनशरा, जोहा, रयान, सब जाग रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
इंटरप्ट हैंडलिंग का मतलब ये है, विच इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर इन P1 चैप्टर 3। अच्छा, इसमें ये कहता है कि इस इंटरप्ट हैंडलिंग ये है बेटा कि जब आपके इंटरप्ट हैंडलिंग की एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने कभी ऐसा देखा है कि आपका सिस्टम चलते चलते अचानक ब्लू स्क्रीन हो जाए, मेमोरी क्रैश और वो वापस चलना शुरू हो जाए। या फिर चलो इसको मैं छोड़ो, मैं और आसान सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग जब यूएसबी लगाते हो तो लिखा हुआ आता है कि अ न्यू हार्डवेयर इज फाउंड। क्या ये इंटरप्ट नहीं है? जैसी यूएसबी लगाई तुमने तो फौरन बोलता है न्यू हार्डवेयर इज फाउंड, ये इंटरप्ट ही तो हुआ। एक ये चीज आ गई। अच्छा, एक और बताता हूँ। तुम्हारी सी ड्राइव है, उसमें कोई डाटा पड़ा हुआ है और उस डाटा को कॉपी करते हो डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव में कॉपी करने लगते हो तो अचानक से एक मैसेज आता है कि डी ड्राइव इज फुल, डिस्क फुल, यू कैन नॉट कॉपी द डाटा। क्या ये इंटरप्ट नहीं हुआ? इंटरप्ट हर वो सिग्नल है जो तुम्हारे माइक्रो प्रोसेसर को, जो भी काम माइक्रो प्रोसेसर उस वक्त कर रहा है उसे करने से रोकता है, उस चीज को हम कहते हैं इंटरप्ट। आ जाओ। अब यहाँ पे ये जितने तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, ये जितना कुछ बना हुआ है, ये सारे के सारे वो टास्क हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टास्क, टास्क कैरिड आउट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सबसे पहले टास्क की तरफ चलते हैं, दैट इज द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के यहाँ देख सकते हो दो मेन अहम पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो कहता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस इज नेसेसरी टू अलाउ ह्यूमन बीइंग टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। आप लोग कभी बैंक के अंदर गए हो, वहां से टोकन लिया हो, ठीक है, कहीं रेलवे सिस्टम पे गए हो, वहां से टोकन लिया हो, वो क्या है? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है। आप जाते हो, लिखा हुआ होता है कि मतलब अगर आपको टिकट चाहिए होता है तो आपके पास 3 4 मेन्यू आ रहे होते हैं। तो बैंक में अगर जाओ तो लिखा हुआ आता है कि मतलब चेक क्लियरेंस करानी है, कैश डिपॉजिट कराना है, 3 4 ऑप्शन आते हैं, आप उनमें से जो भी सिलेक्ट करते हो, फिर उसी हिसाब से वो आपको मैसेज देता रहता है और आप उसका जवाब देते रहते हो और आपका काम हो जाता है। तो कहता है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस जो है वो दो तरह से होता है, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और एक है ग्राफिकल। ग्राफिकल में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तुम्हारा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो तुम विंडोज़ है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, उस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर क्या तुम्हें आइकन नज़र आते हैं? सबके सब बताओ, क्या आप लोग अपने डेस्कटॉप पे आइकन्स देखते हो? कंट्रोल पैनल का, बिन का, क्या आइकन देखते हो? माई कंप्यूटर का देखते हो ना? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो नंबर 1 आइकन का इस्तेमाल करता है। क्या कमांड लाइन इंटरफेस में जब हम विंडोज का इस्तेमाल करते हैं, क्या हमें कोई कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए? नहीं ना। हम तो डायरेक्ट क्लिक करके, ड्रैग करके, ड्रॉप करके, सिलेक्ट करके माउस से सारा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी किस्म की कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। द यूजर सिंपली नीड्स अ पॉइंटिंग डिवाइस। यूजर को सिर्फ और सिर्फ पॉइंटिंग डिवाइस चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं माउस, है ना? सच एज अ माउस और अ फिंगर इफ अ टच स्क्रीन इज यूज। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए यूजर सिर्फ और सिर्फ एक माउस या फिर अपनी फिंगर के जरिए टच स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकता है। इट्स एन एक्सीलेंट इंटरफेस फॉर नोविस और अ यूजर विद अ लिटिल नॉलेज ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क। अब ये जो कहते हैं ना, इसको बिगनर बोलते हैं। बिगनर का मतलब ये है कि अब तो आप देखते होगे कि अब तो एक छोटा सा बच्चा भी, शायद 2 3 साल का, वो भी बआसानी टैबलेट यूज कर लेता है। तो इसका मतलब है कि कोई छोटे से छोटा बच्चा भी होगा जो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखता होगा, ठीक है, वो इजीली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस्तेमाल कर लेता है। आपका छोटा भाई बहन 2 3 साल के बच्चों को देखा होगा, उनको पता होता है मोबाइल फोन हाथ में लेने के बाद कि यार वो उसमें गेम का कौन सा आइकन है, वो उसको सिंपल सिंपल जो है ना वो दबाते हैं और काम शुरू कर देते हैं वो। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितनी अच्छी ग्राफिक्स होगी उतनी ही ज्यादा आपकी मेमोरी भी लेगा वो। क्या ये बात मानते हो? जितनी अच्छी ग्राफिक्स का इस्तेमाल करोगे, आप जितने ऊपर से ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाते चले जाओगे, उतना ही ज्यादा आपकी मेमोरी स्पेस लेगा। सही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही फरहान। अब ग्राफिकल तो यूजर इंटरफेस हुए जो नॉर्मल हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ना कमांड लाइन, इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूँ अभी।
इसके लिए कितने बच्चे लैपटॉप पे मौजूद हैं अभी? हाउ मैनी ऑफ यू आर ऑन द लैपटॉप? हाँ, ये चीजें याद करनी होती हैं, जो जो बता रहा हूँ ना, ये 3 3 4 4 पॉइंट इसके याद करने होंगे, ठीक है। तो लैपटॉप वाले बच्चों ने करना ये है, हाँ मेरे साथ साथ परफॉर्म करो। लैपटॉप वाले बच्चों ने करना क्या है वो बताता हूँ। जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करो। स्टार्ट मेन्यू में जाओ, सीएमडी लिखो। स्टार्ट मेन्यू में जाओ, सीएमडी लिखो, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो। कितने बच्चों ने कर ली? स्टार्ट मेन्यू में जाओ, सीएमडी लिखो, कमांड लाइन ओपन करो। मिल गई कमांड लाइन? कमांड लाइन, हाँ, कमांड लाइन पे आ जाओ, ठीक है। अभी अगर गौर करो तो आपको नजर आ रहा होगा, सी यूजर मी लिखा हुआ आ रहा है, सी यूजर मी। सर फॉर लिनक्स यूजर इट्स कंट्रोल शिफ्ट टी। उसमें टर्मिनल इस्तेमाल होता है ना, वो टर्मिनल कहलाता है, टर्मिनल विंडो। अच्छा, अभी सबको नजर आ रहा होगा, सी यूजर मी नजर आ रहा है। चलो अब एक काम करो, तुम कहीं भी हो, अपने पास लिखो डी कॉलन, डी कॉलन लिख के एंटर करो। डी कॉलन लिख के एंटर करो, तुम्हारे पास नीचे डी लिखा हुआ आ जाएगा। कितने बच्चों के पास आ गया? आ गया? आ गया। डी का मतलब ये कह रहा है कि तुम्हारी डी ड्राइव है ये। डी का मतलब ये है, ये तुम्हारी डी ड्राइव है, ठीक है। डी के बाद लिखो डी आई आर, डी आई आर, डिस्क इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, डी आई आर, और एंटर का बटन दबाओ। डी लिखकर, डी आई आर लिखकर एंटर का बटन दबाओ। एंटर का बटन दबाने पर तुम्हारी डी ड्राइव में जो जो फाइल्स होंगी वो तुम्हारे सामने उनके फोल्डर का नाम आ जाएगा। इट्स कमिंग सी। अगर किसी का डी नहीं आ रहा तो उसकी वजह ये हो सकती है कि उसके पास डी हो ही ना, यानी उसके लैपटॉप में सिर्फ एक ही फाइल हो, और एक ही वो हार्ड ड्राइव। अब मेरी हार्ड ड्राइव जो है, 2 ड्राइव लगाई हुई मैंने अलग। एक तो मैंने 2 पार्टीशन बनाए हुए, सी और डी। यहाँ से देख लो, ये है मेरा पीसी, मेरे पीसी में है सी, और मेरे पीसी में है डी। ये डी ड्राइव आ रही है। मेरी डी ड्राइव में तुम्हें कितने आइटम्स नजर आ रहे हैं नीचे देखो। मेरी डी ड्राइव में तुम्हें कितने आइटम्स नजर आ रहे हैं? मेरी डी ड्राइव में तुम्हें 16 आइटम नजर आ रहे हैं। वही 16 के 16 आइटम क्या यहाँ ब्लैक स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं? ए लेवल्स लिखा हुआ है ऊपर ब्लैक में, ए लेवल्स। क्या ए लेवल्स यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है? ये रहा ए लेवल्स, समझ लो, ए लेवल्स लिखा नजर आ रहा है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे बुक वन नजर आ रहा है, एक्सेल का बुक वन। एक्सेल का एक फाइल है एक्सेल की, बुक वन के नाम से नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ जाऊं, क्या मुझे यहाँ पर बुक वन कहीं नजर आ रही है? अगर मेरे कर्सर को फॉलो करो तो तुम्हें नजर आ रही होगी, ये बुक वन लिखा हुआ है। बुक वन लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ बी डबल ओ के बुक वन डॉट एक्स एल एस, सही है, एक्स एल एस एक्स मैंने लिखा, और मैंने एंटर किया, ठीक है। तो अब इसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल दिया, जो बुक वन की एक्सेल फाइल थी खोल दी। क्या यहाँ पे मुझे क्लिक विलिक करने की जरूरत पड़ी? मुझे इस फाइल को खोलने के लिए चैप्टर नंबर 3 है, और ये टॉपिक है कमांड लाइन इंटरफेस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक्सेल की फाइल को खोलने के लिए यहाँ जाना पड़ा, यहाँ पे जाके फाइल ढूंढनी पड़ी, उसका नाम लिखना पड़ा, उसको लिख के एंटर करना पड़ा। ये काम क्या मैं यहाँ पर नॉर्मली अपनी सी ड्राइव में जाके डबल क्लिक करके नहीं कर सकता था? क्या कहते हो? तो ये फर्क दिखाना मुझे था तुम्हें, कि हमारे पास 2 तरह के इंटरफेस होते हैं। ये जो तुम्हें जितना ब्लैक एंड व्हाइट इंटरफेस नजर आ रहा है, इसको कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें हमें खुद से कमांड्स देनी पड़ती थी। ये विंडोज के आने से पहले कंप्यूटर तुम्हारा 1930 में तकरीबन बन चुका था, ठीक है। तुम्हारे पास डिवाइस इसलिए रेडी दिखा नहीं आ रहा है कि डी ड्राइव होगी नहीं। अगर ई ड्राइव है तो ई लिख लो, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास पहली विंडोज 95 आई थी, 95 में,
तब वहां से ग्राफिक शुरू हुई, उससे पहले तुम्हारा जितना भी कंप्यूटर था वो सब ब्लैक वाइट स्क्रीन पे चला करता था। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो उस वक्त जो भी यूजर इस्तेमाल करता था कंप्यूटर, उसको लंबी लंबी चौड़ी कमांड्स याद रखने की जरूरत होती थी। और तुम्हें खुद बज़ाहिर नजर आ रहा है कि बड़ा बोरिंग सा एनवायरनमेंट है। अभी तो अगर इस दौर में अगर बच्चे से बोलो कमांड लाइन पे कुछ करके दिखा दो, उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इसके लिए आपको कमांड्स याद रखने की जरूरत होती है। तो एक डिफरेंस समझ में आया तुम्हें? ये पुराना वाला कमांड लाइन इंटरफेस था जिसमें यूजर को कमांड आनी चाहिए, कमांड लिखेगा तो ही चलेगा। कमांड में अगर तुमने स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दी तो गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें एक डिफरेंस दिखा दिया। आगे मैं वापस आता हूँ। तो बच्चों, जो अब तक की पिछली जितनी भी डिस्कशन हमने की है, तो वो जो मैंने अभी तुम्हें जितना पीछे दिखाया ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, उससे तुम्हें ये तो अंदाजा हो गया कि यूजर जो होता है ना, यूजर, ठीक है, यहाँ पे इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्री डिटरमाइंड एक्शन। जैसे नॉर्मली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में तो तुम्हें पता है कि क्लिक करना है, क्रॉस पे बटन पे क्रॉस करोगे तो बंद हो जाएगा, तो ये प्री डिटरमाइंड ऑप्शन है ना, कि अगर इसको दबाओगे तो बंद ही हो जाएगा, अगर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। तो कमांड लाइन में आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते प्री डिटरमाइंड ऑप्शंस पे। यूजर इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर, क्योंकि आप कमांड्स दे रहे होते हो तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हो। इट इज पॉसिबल टू ऑल्टर कंप्यूटर सेटिंग्स डायरेक्टली, आप कंप्यूटर की सेटिंग्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो कमांड लाइन में, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा रंगीन तो होता नहीं है, कलरफुल तो होता नहीं है, तो इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स भी इतनी नहीं है, इतनी मेमोरी नहीं लेता ये कमांड लाइन। यूज़र जो है इसको लंबी लंबी कमांड्स याद करने की ज़रूरत पड़ती हैं, और उनको टाइप भी करना पड़ता है करेक्ट फॉर्मेट में। करेक्ट फॉर्मेट नहीं यूज़ हुआ तो कमांड चलेगी नहीं। ठीक है ना? इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोन, टाइम लेती है ये, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोन, गलतियां आ सकती हैं, कमांड लिखते हुए स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। द यूजर नीड्स टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कमांड लाइन इंटरफेस को चलाने के लिए यूजर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना बताना और दिखाना दोनों रह गई थी, दिखा देता हूँ। मुझे बताओ कि दोबारा स्क्रीन आ रही है कमांड लाइन वाली, ब्लैक स्क्रीन आ रही है? कमांड लाइन पे ब्लैक स्क्रीन आ रही है? मुझे बताओ यहाँ पर डी में कोई डी में कोई वकार नाम का फोल्डर नजर आ रहा है तुम्हें इसी ब्लैक वाली स्क्रीन पे? डी में नीचे जाके देखो, यूएसबी डाटा, वीएस कोड, वी ट्रांसफर, वकार नाम का कोई फोल्डर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? तो अगर मैं यहाँ लिखूं एम डी वकार, एम डी वकार, एमडी का मतलब होता है बेटा मेक डायरेक्टरी, एमडी का मतलब है मेक डायरेक्टरी वकार। जब मैं ये लिख के इंटर करता हूँ और दोबारा से डीआईआर करता हूँ, क्या अब वकार की फाइल आ रही है वी ट्रांसफर से ऊपर? वी ट्रांसफर से ऊपर, ये प्रोग्रामिंग रिलेटेड नहीं है, ये बस कमांड लाइन के जरिए है ना। तो अब अगर तुम देखो, वकार नाम का फोल्डर इसने बना दिया है ना, तो अब कमांड के जरिए काम हो रहा है। अब यहां देखना डी ड्राइव में क्या वकार नाम का फोल्डर आ रहा है? कैन यू सी द वकार नेम फोल्डर ओवर देयर? आ गया? अच्छा, अब एक और जादू दिखाता हूं। अभी अगर मैं इसको करता हूं लेफ्ट पे और इसको करता हूं राइट पे, दोनों स्क्रीन पैरेलल नजर आ रही हैं। ग्राफिकल उल्टे हाथ पे, कमांड लाइन सीधे हाथ पे, सही है? तुम ना उल्टे हाथ पे नजर रखना, ये जो वकार है इसके ऊपर नजर रखना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर डी वकार, आर डी वकार। जब मैंने आर डी वकार लिखा तो तुम्हारी स्क्रीन पे कौन सा जादू हुआ? फाइल रिमूव हो गई, फाइल रिमूव हो गई, देखा? अब उल्टे हाथ पे कहीं नजर आ रहा है वकार लिखा हुआ? नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ लिखूं एम डी वकार, अब क्या होगा? उल्टे हाथ पे वकार आ गया। अगर मैं लिखूंगा आर डी वकार, गायब हो गया। ठीक है? सो कमांड लिखनी पड़ती है, कुछ भी करना है कमांड लिखनी पड़ेगी। कमांड लिखोगे चलेगा। अब तुम खुद देखो कि यहाँ पे मुझे कमांड लिखनी पड़ रही है, और अगर मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता तो मैं तो भाई सीधा सीधा यहाँ क्लिक करके, यहाँ क्लिक करता, मेरा नया फोल्डर क्रिएट हो जाता।
ये नीचे आ गया, या मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया। तो कमांड लाइन इंटरफेस में हमारे पास प्री डिटरमाइंड ऑप्शन होते हैं, देखा, पहले से न्यू फोल्डर था, क्लिक किया, चल गया। तो ये एक पॉइंट था इसका। कमांड लाइन में हमें कमांड लिखनी पड़ती है, हमें कमांड याद रखनी पड़ती हैं, उनको लिखने से गलतियां आ सकती हैं, उनके वो एरर प्रोन होती हैं, वो मेमोरी कम इस्तेमाल करती हैं। क्या कहते हो जवानों, सारी बातें समझ में आई? ठीक है। नहीं, ओ लेवल में आती वैसा कुछ भी नहीं जैसा तुम कह रहे हो ना, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। अच्छा, 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, अजानें शुरू हो गई हैं, और ये वाले पॉइंट से तुम लोगों ने देख ही लिए हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, जरा ये थोड़ा सा पढ़ो जब तक मैं 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करता हूँ, अजान मुकम्मल होती है, आगे बढ़ते हैं। इसका कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं। हमने देख लिया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है, ये वाला इंटरफेस विंडोज़ की एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें आइकन्स हैं, मेन्यू है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो हम इसको विम्प एनवायरनमेंट भी कहते हैं। विंडोज़ एक आइकन मेन्यू पॉइंटर, इसको विम कहते हैं। और जिसने पूछा है कि सर ये पोस्ट विम क्या है, तो पोस्ट विम है तुम्हारा मोबाइल फ़ोन और आईपैड, क्योंकि तुम अपने मोबाइल फ़ोन आईपैड में पिंच करते हो, रोटेट करते हो, है ना। तो वो कहता है कि जितनी भी हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं उसमें पोस्ट विम्प इंटरफेस इस्तेमाल होता है, यानी इसमें आप पिंच, रोटेट, ये सब चीज़ें कर सकते हो। इतना नहीं, जितना लिखा हुआ उतना काफ़ी है, बाकी मजीद और कुछ इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या टास्क होते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें सिर्फ इनको लिखना होता है, सिर्फ नाम, कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग करता है, एरर हैंडल करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यूज़र अकाउंट मैनेज करता है। बट सम हाउ आपको ना थोड़ा थोड़ा ना इन टास्क के बारे में पता भी होना चाहिए। जैसे, यानी एक एक लाइन तो दो दो लाइनें लिख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारी पेरिफेरल यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। इनेबल ऑल अटैच हार्डवेयर टू फंक्शन इफेक्टिवली। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आपकी तमाम आईओ डिवाइसेस सही काम करती हैं। मैनेज करता है मेमोरी को। अलाउ कंप्यूटर सिस्टम टू मूव थिंग्स इन एंड आउट ऑफ मेमोरी। मेमोरी में डाटा डालना, मेमोरी से डाटा निकालना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मैनेजिंग मल्टीटास्किंग, ये आपको याद करना होगा। मल्टीटास्किंग लिखने के बाद 1 मार्क का ये लिखोगे, इनेबल कंप्यूटर टू डू सेवरल थिंग एट वंस। मल्टीटास्किंग वो होती है जिसमें यूजर एक वक्त में कई काम कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे ड्राइवर्स को मैनेज करता है, हार्डवेयर को चलाने के लिए जो ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। जैसे आपके पास प्रिंटर का ड्राइवर है, तो ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं डिवाइसेस को, जैसे कि प्रिंटर, बिना ड्राइवर के प्रिंटर काम नहीं करेगा। तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारी फाइल्स को मैनेज करता है, सेव करके, रिट्रीव करके, और उनको प्रिंट भी करता है। अगर तुम्हारे कंप्यूटर में चलते चलते कोई इंटरप्ट आता है, जैसे आप लोगों के मोबाइल में चलते चलते अचानक से आ जाता है ना कि भाई एक अपडेट आ गई है, तो वो इंटरप्ट ही होता है, फिर आप उस अपडेट को चला देते हो। जब अपडेट परफॉर्म हो जाती है तो लिखा हुआ भी आ जाता है अपडेट कंप्लीट। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को भी देखता है। तो अलर्ट अ यूजर व्हेन एक्शन नीड्स टू बी कैरिड आउट। तो इंटरप्ट क्या करता है, जैसे आपने प्रिंटर पे प्रिंट भेजा, फौरन से मैसेज आ गया प्रिंटर नॉट कनेक्टेड, या प्रिंटर जैम इन अ पेपर, या आ गया कि देयर इज नो पेपर इन अ ट्रे, तो ये भी इंटरप्ट कहलाता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर सके। तो ये आपको रट्टे शट्टे इसके अच्छे मारने पड़ेंगे। तो ये जो मैंने ऊपर बताया है ना, तो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस की हैं। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेज करता है, कैसे करता है? वो ये देखता है कि दो कंप्यूटर के प्रोग्राम एक ही मेमोरी तो नहीं मांग रहे। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, कहता है कि वो मैनेज करता है रैम को, और जो भी डाटा रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान मूव करता है उसको मैनेज करता है। ये तमाम के तमाम मेमोरी लोकेशंस का ट्रैक रखता है कि कौन सा डाटा कहाँ पर है। दिस पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैरी आउट मेमोरी प्रोटेक्शन। मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? प्रिवेंट करता है कि ऐसा ना हो कि दो एप्लीकेशन, कंपीटिंग एप्लीकेशंस का मतलब है कि दो, एक अगर एप्लीकेशन चला रहे हो, जैसे वर्ड खोल लो, एक्सेल खोल लो, तो वो सेम मेमोरी लोकेशन तो नहीं ले रहे। इस चीज़ से भी बचाता है। जैसे आप लोग से मैं कहता हूँ यार, पीर को क्लास ले लो इतने बजे, तो आप बोलोगे नहीं सर, पीर को तो वो जो दूसरे टीचर है उन्होंने क्लास रखी है। तो इसका मतलब है मेमोरी आपकी मैनेज कर रही है ना, कि भाई आपको पता है कि हमारी इस टाइम पर पहले से कोई क्लास है।
हाँ जी, ऐसा ही है फरहाम। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का ध्यान रखता है कि आपके कंप्यूटर में डाटा एक तो मुकम्मल हो, इंटीग्रिटी हो, कॉन्फिडेंशियलिटी हो, जो आपका डाटा मौजूद है कोई दूसरा उसे देख ना पाए, और अवेलेबिलिटी हो। सिक्योरिटी को कैसे अचीव कर सकते हो कि जब भी तुम्हारे पास कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आए तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर लो, और इंश्योर करो कि तुम्हारे पास हमेशा लेटेस्ट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर मौजूद हो। तुम एंटीवायरस चलाओ, फायरवॉल को ऑन रखो ताकि आने वाले ट्रैफिक को आ, रोका जा सके अगर हार्मफुल है तो। मेंटेनिंग एक्सेस राइट्स, किसको एक्सेस राइट देने, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। मेमोरी नोट्स, अब जितना मैं लिखा हुआ है ना मैंने, ये सब याद करना है तुम्हें, ठीक है। ये सब चीजें हैं। बाकी कैरिंग आउट डाटा रिकवरी, इन केस अगर किसी वजह से तुम्हारा डाटा लॉस हो जाता है तो वो डाटा रिकवर भी करके देगा। ये सारा काम सिक्योरिटी मैनेजमेंट का है ना। हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट, जितनी भी तुम डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मैनेज करता है। तो हार्डवेयर मैनेजमेंट यूजेस डिवाइस ड्राइवर्स। हार्डवेयर मैनेजमेंट में आप डिवाइस ड्राइवर का इस्तेमाल करते हो ताकि वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का सही इस्तेमाल ले सके, ठीक है। और उसके बाद इट मैनेजेस द क्यूज एंड बफर्स। क्यूज का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोग्राम्स हैं, मोर देन वन प्रोग्राम्स इन लाइन, मोर देन वन प्रोग्राम्स इन लाइन, तो वो मैनेज करता है उन क्यूज को। एंड बफर्स, बफर्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। बफर एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो डाटा को अपने अंदर स्टोर करके रखती है ताकि डाटा उस बफर से थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा करके ले लिया जाए। तो बफर का इस्तेमाल इसलिए होता है कि डाटा जो है वो करेक्टली हैंडल हो जाए। आप लोगों ने देखा अगर आप तेजी से कीबोर्ड से टाइप करते हो कभी, तो थोड़ी सी डिले के बाद आपके पास वर्ड्स आते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कहीं प्लस माइनस हो जाए। तो आप कीबोर्ड पे लिख रहे हो तो फॉरेन कीबोर्ड के लिखने के ऊपर समटाइम टेक्स्ट नहीं आता, थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो वो डिले बेसिकली किस वजह से होता है कि वो डाटा बफर से उठ रहा होता है। एक और बात बताता हूँ। हाँ हमजा, ये ड्राइव, ये नोट्स बेटा हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। तुम लोग जब कोई वीडियो प्ले करते हो यूट्यूब पे तो नीचे ग्रे बार देखते हो, वीडियो के प्ले होते हुए ग्रे बार आ रहा होता है पीछे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, वो भी बफर है। क्योंकि जब इंटरनेट से तुम्हारे पास वो डाटा आता है, यानी कोई भी वीडियो जो तुम प्ले कर रहे हो यूट्यूब पे, वो डायरेक्टली प्ले नहीं होती, वो पहले तुम्हारे कंप्यूटर में आती है। कंप्यूटर में आने के बाद फिर कंप्यूटर से प्ले होती है। तो बफर का काम ये होता है कि सीपीयू ना बहुत पावरफुल होता है, सीपीयू की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन तुम्हारी बाकी डिवाइसेस की सीपीयू के मुकाबले में स्पीड बिल्कुल भी तेज नहीं है। क्या तुम कंट्रोल पी का बटन दबा के 50 पेज स्प्रिंट पे भेज सकते हो एक झटके में? हाँ या ना? क्या तुम 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट कंट्रोल पी का बटन दबा के प्रिंट के लिए भेज सकते हो, हाँ या ना? भेज सकते हो। क्या प्रिंटर उसी 50 पेजेस को फटाफट से 50 सेकंड में निकाल सकता है? ना। देखा? तो इसका क्या मतलब है कि जो तुम डॉक्यूमेंट भेजते हो ना, लाइक जो तुम्हारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर की स्पीड होती है स्लो, उसके कंपैरिजन में जो तुम्हारा सीपीयू होता है वो होता है बहुत तेज। तो डिवाइसेस के दरमियान जो मिसमैच है, स्पीड का मिसमैच, उसको खत्म करने के लिए बीच में हम बफर डालते हैं ताकि सीपीयू अपनी स्पीड के हिसाब से बफर में डाटा डाल दे, और प्रिंटर अपनी स्पीड के हिसाब से प्रिंटर से वो उस बफर से वो डाटा ले ले। आती है बात समझ में? ठीक है। तो ये होता है बेसिकली बफर, इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए इतना काफी है। फाइल मैनेजमेंट की बात कर रहा है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेज करता है। तुम लोगों ने देखा कि अगर तुम्हारे किसी ड्राइव में एक फोल्डर बना हुआ है तुम्हारे नाम का, और अगर तुम उसको दोबारा फोल्डर उसी नाम से बनाते हो, तो वो तुम्हें बताता है ना कि भाई ये फोल्डर ऑलरेडी से मौजूद है। तो इसका मतलब है कि फाइल मैनेज कर रहा है वो, उसको पता है कि ये फाइल पहले से मौजूद है। जब तुम किसी भी फोल्डर में फाइल देखते हो तो तुम्हें बताता है कि इस फाइल की इतनी स्पेस है, ये इस टाइम बनाई गई थी, इसका ऑनर ये था। क्या आप लोग अपने ड्राइव के अंदर अपने फोल्डर की सारी इंफॉर्मेशन अचीव कर सकते हो? तो ये किसकी बदौलत हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत हो रहा है ना। भाई ये मेरा सिस्टम है, इस मेरे सिस्टम में ये ई ड्राइव है, ये ई ड्राइव के अंदर वो बता रहा है ना
कि मेरे पास कितने फोल्डर है। नीचे देखो 48 आइटम, 48 आइटम्स लिखे हुए हैं। मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग में जाता हूँ। लेक्चर रिकॉर्डिंग के अंदर जब मैं जाऊंगा तो ये लेक्चर रिकॉर्डिंग में मुझे बताएगा कि भाई कौन सा लेक्चर किस दिन लिया था, किस डेट पे लिया था। देखो लेक्चर रिकॉर्डिंग बता रहा है, इस लेक्चर रिकॉर्डिंग में ये बता रहा है कि ये क्लास कब ली गई, इसका साइज क्या है और इसकी लेंथ क्या है। इस पूरी की पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, फाइल मैनेजमेंट। क्या तुम्हारा कंप्यूटर फाइल मैनेज कर रहा है? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी तो फाइल मैनेज हो पा रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, फाइल मैनेज नहीं होगी। समझ में आ रही है मेरी बातें भाई? जाग रहे हो सारे? कौन कौन जाग रहे हैं बताओ। तो ये भी आपका फाइल मैनेजमेंट टास्क है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बात भी तुम्हें समझ में आ गई। बाकी ये तो तुमने खुद भी देखा, अभी मैंने अपनी विंडो तुम लोगों के सामने शेयर की थी, तुम लोगों ने देखा होगा कितनी सारी चीज़ें खोली हुई है मैंने। अपना फोल्डर खोला हुआ है, जीमेल खोला हुआ है, कमांड लाइन खोला हुआ है, एक्सेल खोला हुआ है, व्हाट्सएप खोला हुआ है। तो मल्टीटास्किंग अलाउ करती है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा काम परफॉर्म करो। तो बेटा ये सारा का सारा पार्ट जो है हमारा क्या है, ये टास्क कैरिड आउट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट है वो अलाउ करता है कि एक से ज्यादा यूजर एक वक्त में आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हो। और हर यूजर की अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं। तो हर यूजर जो है वो अपनी अपनी स्क्रीन का लेआउट जो है वो मैनेज कर सकता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सारे के सारे अकाउंट्स के ऊपर जो है वो एक्सेस रखता है। रट्टा मारने का तरीका ये है कि भाई आधा आधा घंटा बैठ के पढ़ो और तीन तीन पॉइंट सबके याद करके लिख लो। ये सबसे अच्छा तरीकेकार है। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी तो, मेरे आईपैड का ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी तो उसके ऊपर मैं वन ये चला रहा हूँ, क्या कहते हैं, गुड नोट्स। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप उसके ऊपर क्या करो, आप इसके ऊपर मल्टी प्रोग्राम्स चला सको। तो ये चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर बाय फैचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट एंड एग्जीक्यूटिंग इट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने में मदद देता है और वो इसको करना शुरू कर देता है। मोहम्मद फरहान क्या कहना चाह रहे हो, स्प्लिट स्क्रीन? अभी आईपैड की स्क्रीन आ रही है तुम लोगों के सामने ना? ठीक है, तो ये हो गया। आओ एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, बल्कि नहीं देख सकते ना, 5 बज रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और रोल इन ऑपरेशन ऑफ इंटरप्ट, ये और इसके बाद ये समझ लो कि ये चैप्टर तकरीबन 40% कवर हुआ है अभी, सही है। और अगली क्लास में इंशाल्लाह इसका कवर होगा तकरीबन 30%। उससे अगली क्लास में 30% कवर अप हो गया, ये चैप्टर जो है ना हमारा इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। ये नोट्स मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा, ठीक है। स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग, हाँ क्योंकि ज़ाहिर है स्प्लिट स्क्रीन का क्या मतलब है, दो एप्लीकेशन एक साथ चली रही हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का कितना समझ में आया बताओ, 10 में से कितना समझ में आया? ठीक है, यू गाइस आर अलाउड टू लीव। मुझे बता के जाना 10 में से कितना समझ में आया, ठीक है। तो चलो, हैव अ नाइस वीकेंड, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं मंडे वाली क्लास में। ठीक है हमदान, मैं देख लेता हूँ।